हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlared। दोस्तों, शायद आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और काफ़ी सारे अलग देश मिलकर रशिया के ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस लगा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन का भी हालत ख़राब है, तो जो चीज़ें वहाँ से हमारे देश में इंपोर्ट होके आता था उसमें भी गिरावट आया। तो ऐसे में एक इन्फ्लेशन का बहुत ही बड़ा रिस्क हमें साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे आते हैं दो सवाल। पहला कि ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इससे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और दूसरा इस इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट के ऊपर हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जानने के लिए अंत तक बने रहें। To learn investment accounting and taxation, search iFlared on YouTube, subscribe the channel and turn on the notification bell. हम सभी जानते हैं कि अगर किसी करेंसी का, फॉर एग्जांपल रुपी का परचेजिंग पावर घट जाता है तो उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। मतलब अगर इन्फ्लेशन से पहले 5 पैकेट बिस्किट्स मिलता था तो इन्फ्लेशन के बाद शायद 4 पैकेट ही मिल पाए। अब क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में सारे देश इंटरकनेक्टेड है, तो अगर एक देश के ऊपर सैंक्शन लगता है तो उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड के ऊपर देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने से क्रूड ऑयल का सप्लाई में गिरावट पूरा वर्ल्ड में आया है। अब अगर कोई भी कमोडिटी या प्रोडक्ट का सप्लाई डिमांड से घट जाता है तो प्राइस बढ़ाना पड़ता है। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि पहले 10 लोगों के लिए एक साल में 10 लीटर ऑयल का डिमांड था, मतलब सबको 1 लीटर ऑयल चाहिए होगा। मगर बाद में सप्लाई घट गया, 5 लीटर ऑयल का सप्लाई है, तो अब सबको तो 1 लीटर ऑयल मिल नहीं पाएगा, मगर डिमांड अभी भी एक है, सबको 1 लीटर चाहिए। तो कैसे होगा ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन? इन लिमिटेड स्टॉक में से किसको 1 लीटर ऑयल मिल पाएगा और किसको नहीं मिल पाएगा? जवाब काफ़ी सिंपल है, जो ज़्यादा प्राइस देगा उसी को मिलेगा। तो इसीलिए जब सप्लाई पहले से कम हो जाता है या फिर डिमांड पहले से ज़्यादा हो जाता है, दोनों ही केस में प्राइस बढ़ जाता है। और जो कि ऑयल सभी प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक हिस्सा होता है, तो ऑयल का प्राइस बढ़ने से सब कुछ महंगा हो जाता है। अब अगर सभी प्रोडक्ट्स महंगा हो जाने के कारण इन्फ्लेशन होता है तो इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। एक दूसरे टाइप का इन्फ्लेशन भी होता है जिसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। हम इसके बारे में किसी अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जैसे क्रूड ऑयल का एक बड़ा सा प्रोडक्शन रसिया से आता था, वैसे ही हमारे खाने के लिए जो सनफ्लावर ऑयल होते हैं उसका एक बड़ा सा हिस्सा यूक्रेन से मंगवाया जाता था। अब यूक्रेन का करंट सिचुएशन तो हम सभी को मालूम है, तो अगर सनफ्लावर ऑयल के सप्लाई में भी गिरावट आया तो इसमें भी हमें महंगाई देखने को मिल रहा है। मगर इसके साथ साथ सरसों के तेल में भी हमें महंगाई देखने को मिल रहा है। अब शायद आप हैरान हैं कि सरसों के तेल के साथ रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का क्या कनेक्शन है। असल में दोस्तों ज़्यादा कुछ डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, मगर जो कि सनफ्लावर ऑयल का सप्लाई घट गया है तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है उसके ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा है। और जो कि हम जानते हैं कि सनफ्लावर ऑयल का सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव सरसों के तेल को ही माना जाता है। इसी बात का फ़ायदा लेने के लिए सरसों के तेल के ऊपर काला बाजारी का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में अक्सर जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं वो इस टाइप के प्रोडक्ट का इलीगल तरीके से स्टॉक कर लेता है, जिससे कि बाजार में एक आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट होता है और बाद में इसको ज़्यादा प्राइस में बेच देता है। अगर कोई ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहा है तो यार अब बस भी करो, कब तक देश के इकोनॉमी को ऐसे बर्बाद करते रहोगे? आखिर देश तो तुम्हारा भी है ना। एक बार तो दिखा दो कि मुश्किल सिचुएशन में हम देश का साथ देते हैं, न कि अपने ही देश से ऐसे फ़ायदा लूटते हैं। खैर छोड़ो, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल में कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इस इन्फ्लेशन का कैसा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, शेयर बाजार में वैल्यू स्टॉक के ऊपर इन्फ्लेशन का पॉजिटिव और ग्रोथ स्टॉक के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जनरली हमें देखने को मिलता है। अब वैल्यू स्टॉक का कैश फ्लो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। इसमें साइक्लिकल प्रोडक्ट्स या कहूँ तो रेगुलर कंजम्पशन के लिए यूज़ आने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, शैम्पू, इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं। अब इनका यूज़ तो हम डे टू डे लाइफ में कम नहीं कर सकते, इसलिए प्राइस बढ़ने पर भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स के सेल्स में ज़्यादा कमी नहीं आते।
और ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा मार्जिन में भी बिक जाता है। अब जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जनरली इसके मार्जिन ज़्यादा रहता है, जैसे कि कार कंपनीज। इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदना हमारे लिए ऑप्शनल हो जाता है। अब जब इन्फ्लेशन होता है तो इसके प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इसके कारण कंपनी को इस प्रोडक्ट के साथ वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ के बेचना पड़ता है और इसके कारण इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट महंगा लगने लगता है। इस वजह से इस तरह के प्रोडक्ट के सेल्स में गिरावट आ जाता है। अब दोस्तों, जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। अब जब बिना रिस्क के बैंक पे ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो बहुत सारे लोग अपने पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के बैंक पे ट्रांसफ़र करने लगता है, मगर ये तभी होता है जब बैंक का इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो जाता है। अब दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट पे आते ही इसलिए ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन का रेट है 8% और बैंक पे इंटरेस्ट है 6%, तो बैंक में पैसा रखने से आपको 2% का लॉस होगा और इसीलिए आप शेयर बाजार की तरफ जाना चाहोगे, क्योंकि थोड़ा रिस्क लेकर ही सही मगर यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिलने का उम्मीद दिखता है। पर अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़कर 10% हो जाता है तब आप सोचने लग जाओगे कि जब बैंक पे ही इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो अपने पैसा को शेयर बाजार में रिस्क में क्यों डालूं। अब दोस्तों, अगर वॉर के कारण ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आरबीआई की तरह फेड को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। अब जो यूएस का फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी ठीक ऐसे ही सोचते हैं कि अपने ही कंट्री पे अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्यों इन्वेस्ट करूं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड रहता है और जब भी ये पैसा निकाला जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। और ऐसे ही अगर उनके कंट्रीज में इन्फ्लेशन का रेट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर से दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको स्टॉक मार्केट और इन्फ्लेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं तो मत करना, मगर हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.